नमस्कार दोस्तों। SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं रचनाएं, और रचनाओं में दोस्तों हम पढ़ रहे थे पटापेक्ष नहीं होगा। तो उसी में हमने दोस्तों अर्ध कहानी को हमने पहले पूर्व कक्षा में पढ़ लिया है। अब आगे की आदि कहानी और देखिए दोस्तों, बहुत ही रोचक और मोस्ट कहानी है ये। देखिए, प्राप्त्याशा में विधान में प्रावधान रखा गया कि पंचायतों के चुनाव हर 3 साल बाद हो, पर इस नियम का पालन सत्तारूढ़ दल की सुविधा अनुसार होने लगा। विधान यह भी कहता है कि जब तक नया चुनाव न हो तब तक पुराना प्रधानी अपने पद पर कार्य करता रहे। रामनेर का प्रधान राम सिंह ही बना हुआ था। इस बार तो चुनाव 7 साल तक नहीं हो पाए। सरकार के पास कभी सूखा का तो कभी बाढ़ का बहाना होता और चुनाव टलते रहे। इन सालों में राम सिंह ने अपने परिवार की आर्थिक हालत में और इजाफा कर लिया। गांव में जो भी विकास कार्य होता उसमें राम सिंह का हिस्सा जरूर होता। मास्टर दयाराम जैसे उसकी मेहरबानी से संपन्न होने के साथ साथ उद्दंड भी होते गए। प्रधान राम सिंह के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमावड़ा हो गया जिनसे लोग डरने लगे और राम सिंह का विरोध करने की हिम्मत लोगों में बराबर कम होती गई। राम सिंह ठाकुरों से ज़्यादा ध्यान ब्राह्मणों रखता तो ठाकुरों को भी सारे लाभ मिल रहे थे। वे लोग चमारों को उपेक्षित कर रहे थे, इसलिए चमारों में विद्रोह की भावना तीव्र होती जा रही थी। मजदूर चमारों ने भी अपने आप को ब्राह्मण ठाकुरों के शिकंजे से मुक्त कर लिया था, क्योंकि राम सिंह और उसके गुंडे उन पर भी रहम नहीं करते थे। इनमें से कुछ बाहर जाकर मजदूरी करने लगे तो कुछ थोड़ी बहुत पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। संपन्न चमारों ने भी इन मजदूरों को सहारा दिया। फगना सारे चमारों को संगठित करने का निरंतर प्रयास करता रहा और उससे काफ़ी सहायता भी मिली। कोई बात होती तो सारे चमार एक होकर ब्राह्मण ठाकुरों के सामने आ खड़े होते। वे अब ब्राह्मण ठाकुर गठबंधन के आतंक से मुक्त हो गए थे। राम सिंह ने लोगों में यह बात फैलने लगी थी कि चमारों से बचकर ही चला जाए, पर पंचायत में बहुमत अभी भी राम सिंह का ही था और उसके पास पशु बल की कमी नहीं थी, अर्थात जो लोग थे वो पशुओं के समान ही थे। वह और निरंकुश हो गया था, उसके संगी साथी गुंडे ही थे। इस बीच मुखिया का देहांत हो गया था, यानी पुराने मुखिया जी मर गए थे, इसलिए राम सिंह अब पूरी तरह मुक्त था। उसके ऊपर किसी का भी कोई जोर दबाव नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। इस सब के बावजूद चमार राम सिंह के गिरोह का हर मामले में मुकाबला करने लगे थे और वे उसका खुलकर विरोध करते थे। अब किसी ब्राह्मण ठाकुर के लिए चमार को हाथ लगाना सरल नहीं रह गया था। ग्राम पंचायत चुनावों की घोषणा हुई तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता चमारों को हुई। उन्हें फिर बलबीर और महेंद्र की याद आई। फगना स्वयं उनके पास दिल्ली गया। फगना के आने से उन्हें प्रसन्नता हुई, पर उन्होंने कहा कि चुनाव के एक दिन पहले वे गांव आ जाएंगे और वोट भी उसे ही देंगे। पर फगना ने उनसे प्रार्थना की कि भैया यह राग तो तुम्हारा ही छेड़ा हुआ है, अब तुम ही आकर पार लगाओ, अब की बेर पहले जैसा धोखा नहीं होगा। पर दोनों भाइयों को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें पिछली मार भी याद थी। फगना ने दोनों को आश्वस्त किया तो दोनों ने चुनाव से एक सप्ताह पूर्व गांव पहुंचने का वायदा किया और वे दोनों चुनाव से एक सप्ताह पहले रामनेर पहुंच भी गए। फगना का आश्वस्त होना गलत नहीं था। बलवीर और महेंद्र ने देखा कि इस बार चमारों में एक नया जोश था और वे एक होकर फगना का साथ देने की सौगंध ले चुके थे। उन लोगों ने इस बार राम सिंह को हटाने का संकल्प कर लिया था और वे तन मन धन से चुनाव में ब्राह्मण ठाकुरों के सामने थे।
ब्राह्मण ठाकुरों को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अब चमारों को डरा धमकाकर उनसे वोट नहीं लिए जा। फिर भी राम सिंह ने उनके रास्ते में बाधाएं डालना शुरू कर दिया। फगना बलबीर और महेंद्र के साथ वोटर लिस्ट लेने गया तो काफ़ी तू मैं के बाद उन लोगों को वोटर लिस्ट की प्रति मिल पाई, क्योंकि सारा सरकारी अमला तो राम सिंह के साथ था। पर वोटर लिस्ट देखकर वे लोग दंग रह गए, क्योंकि उसमें बलबीर और महेंद्र के नाम गायब थे। उन सभी चमारों के नाम उस लिस्ट में नहीं थे जो बाहर नौकरी कर रहे थे। इसलिए ब्राह्मण ठाकुरों में से किसी का नाम नहीं कटा था। फगना और बलबीर बीडीओ के पास गए, पर बीडीओ ने टका सा जवाब दे दिया कि अब क्या हो सकता है, एतराज़ तो पहले करना चाहिए था। वे लोग वोटर लिस्ट लेकर गांव आए और वोटों की गणित फैलाकर देखा तो पाया कि चमारों के वोट अब भी और जातियों के वोटों से ज़्यादा थे। इसलिए वे आश्वस्त हो गए कि वे इन वोटों के आधार पर भी जीत सकते हैं। बलबीर और महेंद्र तो अब जैसे बेकार हो गए थे। वे वोटर लिस्ट लाने के बाद एक दिन जेवर गए थे और जब लौटे तो पाया कि उनका कच्चा मकान भी गिरा दिया गया है। यह उनके लिए जैसे एक चेतावनी थी। उन्हें लगा कि उनके साथ गांव में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वे एक सुबह चुपचाप गांव से खिसक गए। पर चमारों के हौसले बुलंद थे, वे मरने मारने पर उतारू थे। नौकरी करने वाले चमार भी चुनाव से पहले ही गांव में आ गए थे। यद्यपि उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब थे, पर उनके जोश का ठिकाना नहीं था। वे जैसे कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। गांव में तनाव का वातावरण बर्पा हो गया, पर दोनों ही पक्ष चुनाव से पूर्व किसी तरह के टकराव से बचने की कोशिश करते रहे। चमारों की एकता देखकर ब्राह्मण ठाकुर डर गए थे, क्योंकि अब उनके पक्ष में लच्छी जैसे इक्का दुक्का चमारी रह गए थे, जो उनके कर्जदार थे और उनका आर्थिक आधार बहुत कमज़ोर था। पर इनकी भी क्या, वक्त पर वे भी धोखा दे जाए। चुनाव से 2 दिन पूर्व ही चुनाव पार्टी गांव में आ गई। वह प्राइमरी स्कूल में ठहरी। यह इत्तेफाक रहा कि पोलिंग पार्टी का चुनाव अधिकारी एक ठाकुर था। पटवारी, ग्राम सेवक और मास्टर दयाराम ने उसे गांव की स्थिति से अवगत करा दिया। इन तीनों ने ही चुनाव अधिकारी रणबीर सिंह से आग्रह किया कि वे राम सिंह की मदद करें। अब उन्हें रणबीर सिंह पर कुछ भरोसा सा हो गया तो वे उसे राम सिंह से मिलाने उसके पास ले गए। राम सिंह ने उसे रात को दावत पर आमंत्रित किया। वह रणबीर सिंह को तो खाना खिलाने अपने घर ले गया और बाकी लोगों के लिए खाना स्कूल में भेज दिया। घर पर राम सिंह के साथ रणबीर सिंह का पीना पिलाना हुआ। जब वे लोग काफ़ी पी चुके तो राम सिंह ने ही कहा, सिंह साहब जैसे भी हो, चुनाव में जीत मेरी होनी चाहिए, वरना हमारी तो नाक ही कट जाएगी। इन चमट्टों के सामने निकलने लायक भी नहीं रहेंगे। पहले तो रणबीर सिंह ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, पर राम सिंह की शिक्षा भी कच्ची नहीं थी। आप जो भी चाहेंगे हुक्म पूरा कर दूंगा, पर जीत मेरी होनी चाहिए, कहकर राम सिंह ने नोटों की एक गड्डी रणबीर सिंह की जेब में सरका दी। अभी यह रखे और चुनाव के बाद यह तो आपके लिए ही है, पार्टी के लिए अलग से व्यवस्था कर दूंगा, राम सिंह ने धीरे से कहा। रणबीर सिंह पर अब तक नशा तारी हो चुका था, शराब का भी और पैसों का भी। जब बात ठाकुरों की इज्जत की ही है तो क्यों चिंता करते हो प्रधान जी, आप ही प्रधान बनेंगे, बस जो तरकीब हम बताए वह कर देना, फिर फतेह ही फतेह है। रणबीर सिंह ने अकेले में सारी योजना राम सिंह को समझा दी। योजना बड़ी कारगर थी। राम सिंह आश्वस्त हो गया। चुनाव शुरू होने से पहले चुनाव पेटी को सील कर दिया गया। दोनों उम्मीदवार और उनके एजेंटों के हस्ताक्षर करा लिए गए। राम सिंह का एजेंट था बन्नी, तो फगना का इतवारी। पोलिंग बूथ पर पूरी व्यवस्था हो गई थी, पर अभी कोई वोटर नहीं आया था। राम सिंह और फगना बाहर चले गए। बन्नी ने इतवारी से कहा, चल रहे इतवारी, चाय वाय पी आए। अब ही कौन ससुर वोटर आ रहे हैं। इतवारी कुछ भी नहीं समझा और बन्नी के साथ चाय पीने स्कूल के पीछे लगी दुकान पर चला गया।
बन्नी 2 सिपाहियों को भी साथ ले गया। बन्नी ने उन सबको चाय पिलाई और करीब 1 घंटे तक इतवारी को वहीं उलझाए रखा। तभी एक सिपाही उन दोनों सिपाहियों को बुलाने आया तो चाय पीने बन्नी के साथ आए थे। वे सभी पोलिंग स्टेशन लौटे तो वोटर आने लगे थे। सिपाहियों ने उन्हें एक लाइन में खड़ा करना शुरू कर दिया। पोलिंग का काम जारी हो गया। दोपहर के वक्त घर का कामकाज निपटाकर चमार महिलाएं वोट डालने आई। उन्हें नए कपड़े पहन रखे थे जिनसे उनका उत्साह प्रकट हो रहा था। यही नहीं, वे गीत गाती हुई पोलिंग बूथ तक आई थी। उनके हाथों में पर्चियाँ थी। वे एक पंक्ति में खड़ी हो गई। सबसे आगे फगना की घरवाली झुमकी थी। उसने अपनी पर्ची पोलिंग ऑफिसर को पकड़ा दी। पोलिंग ऑफिसर ने पर्ची पर नंबर पढ़कर वोटर लिस्ट पर नज़र दौड़ाई तो पाया कि झुमकी तो पहले ही वोट डाल चुकी है। सिपाही ने झुमकी को एक और कर दिया तो दूसरी औरत ने पर्ची आगे बढ़ा दी। पोलिंग ऑफिसर ने वोटर लिस्ट देकर कहा कि वह भी वोट डाल चुकी है। करीब करीब सभी चमार महिलाओं के साथ यही हुआ। उनके वोट पहले ही पड़ चुके थे। यह सुनकर फगना, इतवारी और अन्य चमार बिगड़ खड़े हुए। पोलिंग बूथ पर हल्ला मच गया। चुनाव अधिकारी रणबीर सिंह ने खड़े होकर जोर से कहा, आप लोग हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। मुझे आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। पहले तो फर्जी वोट डरवाए दे और कार्रवाई और करोगे। बारे राज के रखवारे, सब गड़बड़ तुमने करवाई है, फगना ने गरज कर कहा। जबान संभाल कर बोल वरना अंदर करवा दूंगा। ज़्यादा कानून मत छांट, रणवीर सिंह ने धमकाया। राज तो तुम्हारे बाप को है ना जो भीतर करवाए दोगे। इतवारी गुस्से से कांप रहा था। हमारे बाप का तो नहीं, तुम्हारे बाप का है तो करवा लो जो बने, रणबीर ने ललकारा। जब औरतें वोट डालने आई तो तुम पोलिंग बूथ से क्यों चले गए थे? फगना की समझ में सारा खेल आ गया था। इतवारी इसलिए दुखी था कि बन्नी के साथ चाय पीने क्यों गया। फगना ने नरम होकर कहा, सिंह साहब, यूँ तो सरासर अन्याय है कि हमारी सब औरतन के वोट पहले ही पड़ी गए। यह देखना तो तुम्हारे एजेंट का काम था। हम तो किसी को जानते नहीं। किसी ने ऐतराज नहीं किया तो हम वोट डालने से कैसे रोक सकते थे? रणबीर सिंह ने समझाने के स्वर में कहा, भाई हमारे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। कोई प्रधान बने हमारे क्या फर्क पड़ता है? हम बेईमानी क्यों करने लगे? पर अब क्या हो सकता है? एक चमार युवक तैस में बोला, देखो भैया, हमारे लिए तो राम सिंह और फगना दोनों बराबर है। किसी ने ऐतराज नहीं किया, हमने वोट डलवा दिए। अब तो दो ही तरीके हैं। किसी ने या तो टेंडर वोट डलवा दो, हमारा काम जरूर बढ़ जाएगा, पर तुम लोगों की खुशी के लिए हम वह भी कर लेंगे। पर टेंडर वोट तभी गिने जाएंगे जब दोनों के वोटों में नहीं के बराबर अंतर हो या दोनों के वोट बराबर हो। दूसरा तरीका यह है कि अगर तुम्हें लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो अदालत में चले जाओ, पर हमारा काम रोको मत। अब तक सारे ब्राह्मण ठाकुर चुप थे। उन्हें बोलने की जरूरत भी नहीं थी। चमार भी उत्तेजित होते रहे, पर हो हल्ले के बीच चुनाव संपन्न हो गया और रणबीर सिंह ने चमारों को धमकी भी दे दी कि वह उनकी रिपोर्ट करेगा कि फगना के लोगों ने चुनाव कार्य में बाधा डाली। उसकी योजना अनुसार सिपाही काफ़ी सतर्क होकर काम कर रहे थे। चुनाव के बाद मतगणना भी हो गई, जिसमें चमार नहीं आए क्योंकि परिणाम तो पहले ही स्पष्ट हो चुका था। वे इस हेराफेरी से खिन्न थे। फगना ने एक आदमी भेजकर जेवर से वीडियो को बुलवा लिया, पर वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। उसने भी फगना को कोर्ट में जाने को सलाह दी। राम सिंह को रामनेर का नया प्रधान घोषित कर दिया गया। उसने फगना को 100 के करीब मतों से हराया। लो, राम सिंह फिर प्रधान बन गया। अब इस कहानी की नियत आपती देखिए। लोगों की सलाह पर फगना ने चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ रिट दायर कर दी, पर मुकदमा जिस गति से चला उसका परिणाम अगले चुनावों तक घिसटता चला गया। हालत तो यह हो गई कि मुकदमे के फैसले में फगना को कोई रुचि नहीं रही। इस बीच वह चमारों को बराबर संगठित करता रहा और चमारों में ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही चला गया। अब कभी कभार परस्पर मारपीट भी होने लगी और चमार
उसमें बराबरी के स्तर पर आ गए। इस स्थिति में ब्राह्मण ठाकुरों को साठ गांठ को और भी मजबूत कर दिया। रामनेर में जातिगत समीकरणों ने एक भयानक रूप धारण कर लिया और परस्पर घृणा निरंतर बढ़ती गई। फगना ने धीरे धीरे केंद्र तक के हरिजन नेताओं तक अपनी पहुंच बना ली। वह गांव में कभी किसी हरिजन नेता को लाता तो कभी किसी हरिजन मंत्री को। फगना अपने नेताओं से राम सिंह के अत्याचारों की शिकायत करता तो ये नेता हरिजनों को संगठित होकर सवर्णों का मुकाबला करने की प्रेरणा दे जाते और सवर्णों के खिलाफ जहर उगल जाते। इधर राम सिंह भी सवर्ण नेताओं, मंत्रियों, अफसरों को गांव में लाने लगा। वह अपने काल में हुए रामनेर में विकास कार्यों का बखान करता, स्थानीय अधिकारियों से अपनी तारीफ करवाता। आने वाले नेता, मंत्री, अफसर भी उसकी तारीफ कर जाते और गांव का विकास इसी तरह करने की प्रेरणा दे जाते। अब रामनेर का युद्ध साधारण युद्ध नहीं रह गया था। दोनों ओर गुंडों की तादाद बढ़ गई थी। प्राइमरी स्कूल की इमारत में 2 पक्के कमरे बन गए थे। दयाराम अब प्रधानाध्यापक हो गया था और उसका सहायक एक अध्यापक और आ गया था जो राम सिंह का ही कृपा पात्र था। डाक खाना स्कूल में ही था और दयाराम ही उसका काम देखता था। गांव में पंचायत भवन बन गया था, पर वह एक प्रकार से राम सिंह के व्यक्तिगत काम ही ज़्यादा आता था। पंचायत के लिए खरीदा गया टीवी राम सिंह के घर की शोभा बढ़ाता था। गांव के रास्ते हर साल पक्के होते थे और हर साल टूट जाते थे। कागजों में रामनेर बराबर प्रगति कर रहा था और यह प्रगति पंचायत राज की देन मानी जाती थी। ग्राम पंचायत का चुनाव फिर आ गया। राम सिंह जानता था कि अब चमारों से चुनाव जीतना सरल नहीं। पुरानी पीढ़ी के लोग या तो मर खप गए या उम्र से अपाहिज होकर गांव के लिए निरस्त हो गए। नई पीढ़ी में सत्ता लोलुपता और स्वार्थपरता ज़्यादा बढ़ गई थी। राम सिंह ही क्या, कोई भी ब्राह्मण ठाकुर नहीं चाहता था कि रामनेर का प्रधान कोई चमार बने। पर वोट की लड़ाई उनके लिए निरंतर कठिन होती जा रही थी। स्थिति वाकई बहुत गंभीर थी। राम सिंह ने ब्राह्मण ठाकुरों को इकट्ठा किया और चुनाव के बारे में बात की। अब चुनाव के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? प्रधान तो तुम ही रहोगे या मैं कहाँ विचार करनो है, भीमा ने एकदम कह दिया। पर भाई अब ये चमार काबू में नहीं आएंगे, देख लो, सोच समझकर ही कोई रास्ता खोजना होगा। मेरा अपना ख्याल है कि अब किसी और को ही उम्मीदवार बनाओ तो ठीक रहे, शायद चमार भी राजी हो जाए। राम सिंह ने प्रस्ताव रखा। अजी तो अपने बेटा नाहर सिंह को प्रधानी के चुनाव में ठाड़ो कर देओ, चन्नी ने जोश के साथ अपना सुझाव रख दिया। पर बात तो एक ही हुई, चमार भला नाहर सिंह के साथ पर कैसे राजी होंगे? हम कोई और रास्ता देखेंगे। अब इन चमारन ते डरने ते तो काम चलेगो ना है। हरलाल बोला, चुनाव में हार ही ठाड़ो करो। मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं, पर देखना यह है कि चुनाव में जीता कैसे जाए। हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। राम सिंह ने अपनी चिंता जाहिर की। अजी सब देख लेंगे, तुम तो नहारे तैयार करो, कोई ना कोई रास्ता निकारेंगे ही। सुमेरान के पोते बिहारी ने समर्थन किया। भाई वो तुम लोगों की आज्ञा थोड़े टाल सकता है, पर ब्राह्मण ठाकुरों में से कोई और खड़ा होना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैं तन मन धन से उनको जिताने की कोशिश करूंगा, राम सिंह ने दृढ़ता से कहा। पर सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि नाहर सिंह को ही प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया जाए, पर इस बात को एकदम गोपनीय रखा जाए और नई रणनीति अपनाई जाए। चमारों को इसकी भनक भी नहीं पड़े और हुआ भी यही। राम सिंह ने पंचायत घर में रामनेर के सभी प्रमुख लोगों की बैठक बुलाई। ब्राह्मण, ठाकुर, चमार, कोली, नट, भंगी आदि। पहले तो इधर उधर की बातें होती रही। राम सिंह ने भी गंभीर होकर सधे स्वर में सबको संबोधित किया। भाइयों, गांव की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अब कोई रास्ता निकालो कि गांव में अमन चैन कायम हो। गांव को अमन चैन तो प्रधान जी तुमने ही खोयो है। अब सब मटिया मेट कर रास्ता हमसे पूछ रहे हो, फगना ने सीधा व्यंग किया। भाई फगना, हो सकता है कि गलतियां मुझसे ही हुई हो।
मैं आप सभी से अपनी भूलों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। राम सिंह ने हाथ जोड़ लिए। अब मैं प्रधान नहीं रहना चाहता। मैंने आप सभी को इसलिए बुलाया है कि प्रधानी के इस टाट कमंडल को अब और किसी को दे दो, मुझे छुट्टी दो। पर यह बारे में तुमने भी तो कछु सोचो होएगो, चन्नी ने सवाल किया। मेरा सोचना तो अब यह है कि हम सब मिलकर प्रधान का चुनाव निर्विरोध करें, और मेरी दिली इच्छा है कि इस बार कोई जाटव भाई प्रधान बने, राम सिंह ने अविचल भाव से कहा। राम सिंह की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। चमारों के लिए राम सिंह का यह प्रस्ताव अप्रत्याशित था, इसलिए उनकी समझ में कुछ नहीं आया। ब्राह्मण ठाकुर भी एक बारगी कुछ नहीं बोले, पर उनमें खुसर पुसर हुई। ई मामलो इतनो आसान ना है प्रधान जी, या मामले पर अच्छी तरह विचार कर ले, हरलाल ने कहा। मैंने तो खूब सोच लिया है। गांव में तभी शांति होगी जब कोई जाटव भाई प्रधान बने। राम सिंह ने पूरी गंभीरता से धारण कर रखी थी। तो ऐसो करो प्रधान जी, तुम ही काई जाटा भैया को नाम ले दो, हम बाइये गांव का प्रधान मान लेंगे, चन्नी ने प्रस्ताव रखा। ना भाई ना, मुझे अब इस झंझट से बिल्कुल अलग रखो, राम सिंह संजीदा बना रहा। जब तुम्हारी इच्छा ही है कि जाटव भाई गांव को प्रधान बने तो तुम ही नाम बताए दो, या में कहाँ परेशानी है, बिहारी लाल ने जोर दिया। क्यों भाई फगना, तू बता प्रधान जी, काई जाट कौन से जाटव भाई ये प्रधान बनाए दे, तो तुम्हें कोई ऐतराज है, चन्नी ने पूछा। दरअसल फगना की समझ में यह खेल आ ही नहीं रहा था। यह सब कैसे हो रहा था वह सोच भी नहीं सकता था। मैं तो तुम सब लोग जो कहो वही करने को तैयार हूँ, पर सब राजी होंगे तभी मैं किसी का नाम लूँगा, राम सिंह ने पूरी गंभीरता धारण कर रखी थी। कहो भाई फगना, तुम लोगों का क्या हुक्म है। हम भला हुक्म देने लायक कब ते हैं गए प्रधान जी, फगना अब भी सशंकित था। जब तक तुम लोग रजामंदी नहीं दोगे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, फगना सोचता रह गया और उसके मुँह से अनायास ही निकल गया। अगर काई चमारे प्रधान बनाए रहे हो तो मोए कहाँ ऐतराज है, तो ले देओ प्रधान जी काई भैया को नाम, धर देओ काई के सिर पे प्रधानी की पाग, हम सब तुम्हारी बात मान लेंगे, बिहारी लाल पूरे उत्साह में था। सब लोग इस बात पर सहमत है, फिर मेरी बात गिरनी नहीं चाहिए, राम सिंह का स्वर बहुत संयत था। चमारों को लगा कि जब प्रधानी का पद स्वयं ही उनकी ओर आ रहा है तो वे क्यों ऐतराज करें, इसलिए फगना ने उनकी तरफ से कह दिया, हमें मंजूर है। राम सिंह ने गला साफ किया, सोच लो फिर, मुझे दोष मत देना, मैं अपनी तरफ से जाटा भाई को प्रधान बना रहा हूँ। जब प्रधान जी या में और कहाँ पूछनी है, फगना ने कह दई, तुम तो नाम ले दो, हम बाह्य प्रधान मान लेंगे। भीमा को बहुत उतावली थी। सारे लोगों ने हाँ कर दी। तो सुनो, मैं तुम सब लोगों की तरफ से लच्छी राम को अपने गांव का अगला प्रधान नामजद करता हूँ, राम सिंह ने घोषणा कर दी। उपस्थित लोगों में से ब्राह्मण ठाकुरों ने ताली बजाकर राम सिंह के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। चमारों की समझ में यह प्रस्ताव नहीं आया, पर इसके विरोध में भी वे क्या कहते, आखिर लच्छी राम चमार तो था ही। सब उठने लगे कि चन्नी ने जोर देकर कहा, अब तो राजी हो फगना प्रधान। लच्छी राम अब हमारे प्रधान हुए, पर ने फगना और ने अन्य चमार ही समझ पाए कि राम सिंह ने लच्छी राम को इस पद के लिए क्यों चुना। उन्हें यह तो उम्मीद ही नहीं थी कि लच्छी राम का नाम भी लिया जा सकता है, पर उन्होंने सोचा चलो लच्छी राम ही सही, कोई चमार तो रामनेर का प्रधान बनेगा। सब उठकर अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद हरज्ञान राम सिंह के पास आया और बोला, खूब पेंट मारे हो प्रधान जी, हमारी समझ में तुम्हारो सब खेल आए गयो। तुम काई काई चमारे प्रधान कैसे बन जाने देओगे, क्या बके है तू, हमने लच्छी राम का नाम ले लिया है, अब भी तुम्हें संतोष नहीं, हम थूक कर चाटने वाले नहीं हैं, राम सिंह ने हल्का सा गुस्सा दिखाया। हरज्ञान चुप रहा तो राम सिंह बोला, हमने भरी सभा में घोषणा कर दी, तुम्हें अब भी शक है। ऐसी घोषणा ससुरी धरी पादे होएगो तो वही जो तुम चाहते हो। तुम जानो हो के या ससुर लच्छी चमारी प्रधान ने बनन दिए देंगे। हरज्ञान ने सही बात पकड़ ली, राम सिंह भी यह जानता था।
तो यह तो तुम लोगों की गलती होगी, हमने तो प्रधानी चमारों को दे दी। राम सिंह ने तीखेपन से कहा। अब चमार जाने और जाने उनका काम। हरज्ञान ठीक ही कहता था। लच्छी राम को चमार ही प्रधान नहीं बनने देंगे, क्योंकि चमारों में उसकी स्थिति एक टहलुआ की थी। उसके पास न तो जमीन थी न जायदाद। चमारों की हजामत बनाकर और ठाकुरों की मजदूरी कर पेट पालता था। राम सिंह का वह स्थायी कर्जदार और परम आज्ञाकारी था। उसके प्रधान बनने का मतलब है राम सिंह का ही प्रधान बनना। इसलिए दूसरे दिन से ही उसकी उम्मीदवारी का विरोध चमारों ने ही शुरू कर दिया। विरोध का कारण यही था कि लच्छी राम पूरी तरह राम सिंह के हाथ की कठपुतली रहेगा। राम सिंह ने लच्छी राम को बुलाया और उसे फुसलाया। देख लच्छी, हमने तो गांव का प्रधान तुझे बनाया है। सुना है तेरे चमारी तेरा विरोध कर रहे, पर तू उनसे डर कर बैठ मत जाना। मैं पूरी तरह तेरे साथ हूँ। तू कहीं बैठ गया तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। याद रखना, तू चमारों का नहीं हमारा कैंडिडेट है। लच्छी राम गदगद हो गया। उसकी महत्वाकांक्षा भी जाग चुकी थी। बेचिंता हो प्रधान जी, जब तुम हमारे साथ हो तो हमें कौन सी चिंता है। मैं कोई के डरते चौं बैठंगो। मैं काई ससुर से कम हूँ का। मैं काई को दियो खाऊं का। लच्छी पूरे जोश और तैश में था। उसे चमारों पर ही गुस्सा आ रहा था। उधर फगना वगैरह का कहना था कि इस टहलुआ को कैसे प्रधान बन जाने दे, यह तो राम सिंह की ही गुलामी करेगा। पहले तो चमारों ने लच्छी राम को समझाया कि वह प्रधान बनने का सपना छोड़ दे, यह राम सिंह उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। पर लच्छी तो अपने आप को प्रधान ही समझने लगा था। राम सिंह ने उस पर नशा चढ़ा दिया था और वह हवा में उड़ने लगा था। बीच बीच में राम सिंह उसे बुलाकर आश्वस्त कर देता था। फगना वगैरह को उसकी प्रधान बनना कतई गवारा नहीं था। इसलिए दूसरा काम उन्होंने यह किया कि इतवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। भूमिहीन मजदूर किसान जरूर लच्छी राम का समर्थन कर रहे थे, पर एक तो इनकी संख्या बहुत कम थी, दूसरे आर्थिक आधार कमजोर होने के कारण इनकी आवाज में दम नहीं था। पर असल दुर्घटना यह हुई कि चुनाव से पहले ही चमार दो वर्गों में बंट गए। उनमें से ही प्रधान पद के दो उम्मीदवार हो गए। लच्छी राम किसी भी कीमत पर चुनाव मैदान से हटने को तैयार नहीं हुआ। राम सिंह ने उसे बराबर उकसाए रखा। अब इस कहानी का फलागम देखिए दोस्तों। अब कहानी में कुछ नहीं रह जाता है। चुनाव से पहले नामांकन पत्र दाखिल करने वाले दिन लच्छी राम और इतवारी के ने पर्चे भरे। चुपके से राम सिंह ने बेटे नाहर सिंह का पर्चा भी भरवा दिया गया। जब नाम वापस लेने का समय निकल गया तो चुनाव अधिकारी ने 3 उम्मीदवारों के नामों की सूचना पट्ट पर लगवा दिए, इतवारी लाल, नाहर सिंह और लच्छी राम। चमारों ने यह बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब उनका एक होना संभव नहीं था, इसलिए उनके मतों का समीकरण गड़बड़ा गया। चुनाव परिणाम कतई अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि जो खेल खेला गया था उसमें नाहर सिंह की ही जीत सकता था और यही हुआ। पर यह भी तो अंतिम चुनाव नहीं था और रामनेर में समतावादी समाज की स्थापना का सिलसिला जारी था। सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। आज़ादी से पहले केसरी सिंह रामनेर का मुखिया था। आज़ादी के बाद पुत्र राम सिंह 3 बार रामनेर गांव का प्रधान चुना गया और फिर राम सिंह के पुत्र नाहर सिंह ने प्रधान पद का चुनाव जीता। पर यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। हुआ ने इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा, तभी तो यह समाज बदलेगा। तो दोस्तों यह थी अपनी कहानी, पटाक्षेप नहीं होगा। दोस्तों कहानी लंबी है, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि मित्रों को पूरी कहानी को समझने में असुविधा हो रही होगी, इसलिए कहानी का सारांश हम थोड़ा देख लेते हैं, जिससे कि कहानी सरलता से हमें एक बार फिर पूरे दिमाग में आ जाए। यह कहानी दलित चेतना की कहानी है। इसके माध्यम से उस व्यवस्था को दिखाया गया है जो आज़ादी से पूर्व थी और आज भी जारी है। इसमें रामनेर गांव का चित्रण किया गया है। इस गांव में एक ठाकुर है जिनका नाम केसरी सिंह है। इनके पुत्र का नाम राम सिंह है और राम सिंह के पुत्र का नाम नाहर सिंह। आज़ादी के बाद राजनीतिक व्यवस्था के जो स्वप्न देखे गए, उन सपनों पर वही पुरानी व्यवस्था चलती रही। उस व्यवस्था पर कभी पटाक्षेप नहीं हुआ, यानी उसका समन नहीं हुआ, उसका अंत नहीं हुआ।
वहीं दूसरी तरफ रामनेर गांव में महेंद्र और बलवीर दलित चेतना के चेहरे हैं। इनके पिता स्वाभिमानी थे, इसलिए उनको नहर में फेंकवा दिया जाता है और उनकी भूमि जब्त कर ली जाती है। महेंद्र और बलवीर गांव में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। आज़ादी के बाद गांव में पहली बार चुनाव होता है और केसरी सिंह के पुत्र राम सिंह को प्रधान बना दिया जाता है। सूखा और अकाल के कारण राम सिंह 7 साल तक प्रधान रहे। 7 साल बाद पुनः चुनाव हुए। महेंद्र और बलवीर दलित वर्ग में फगना को चुनाव लड़वाते हैं, परंतु राम सिंह दलित वर्ग पर दबाव बनाकर चुनाव जीत जाता है। जीत के बाद महेंद्र एवं बलवीर की पिटाई होती है और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर दोनों वापस दिल्ली चले जाते हैं। पुनः 3 साल बाद चुनाव होते हैं और फगना उनको बुलाने दिल्ली जाता है और वे दोनों चुनाव में 1 सप्ताह पूर्व रामनेर गांव आते हैं। राम सिंह चुनाव में हार के डर से दलित वर्ग से लच्छी राम को प्रत्याशी खड़ा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दलित वर्ग से इतवारी उम्मीदवार था। एक योजना के तहत ठाकुर एवं ब्राह्मण नाहर सिंह को उम्मीदवार बना देते हैं। दलित वर्ग के वोट बंटने से राम सिंह का पुत्र नाहर सिंह चुनाव जीत जाता है। इस प्रकार यह व्यवस्था निरंतर चलती रही जो आज़ादी से पूर्व थी। यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ जब तक इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा, समाज नहीं बदलेगा। अर्थात इस कहानी में आज़ादी के समय देखे गए समतावादी समाज के निर्माण के स्वप्न की वर्तमान जर्जर स्थिति का सशक्त आकलन है। इस कहानी से यह प्रतिध्वनि निकलती है कि हमारे देश में जातिवाद को समाप्त किए बिना वर्ग निर्माण की अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये कहानी का सारांश था। उम्मीद है सभी मित्रों को कहानी अच्छी तरह समझ में आई होगी। दोस्तों, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमारा उत्साहवर्धन करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।